आईएएस के मुख्य परीक्षा 2022 में इतिहास वैकल्पिक विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में एक प्रश्न पूछा गया कि अशोक के धम्म का प्रचार प्रसार न केवल नैतिक उत्थान और सामाजिक समरसता के लिए अपितु राज्य की शक्ति के विस्तार के लिए भी किया गया था। इस कथन का विश्लेषण कीजिए। अब देखिए, मौर्य वंश के शासक अशोक इस अर्थ में एक अनूठे शासक हैं जिन्होंने पहली बार अपनी प्रजा के साथ सीधा संवाद स्थापित किया। वो इस अर्थ में भी एक अनोखे शासक हैं जिन्होंने सैन्य शक्ति द्वारा अर्जित साम्राज्य और समृद्धि के ऊपर प्रजा का नैतिक और सामाजिक उत्थान और उसकी समृद्धि को रखा। अशोक की धम्म नीति को हमें इसी संदर्भ में देखना चाहिए। वस्तुतः अशोक के धम्म का मकसद अपनी प्रजा का नैतिक और सामाजिक कल्याण तो था ही, बल्कि सामाजिक समरसता, शांति और प्रजा की समृद्धि थी। जहां तक अशोक के धम्म के राजनैतिक निहितार्थ का सवाल है, हम कह सकते हैं कि अपने इस धम्म नीति के द्वारा अशोक ने अपने विशाल साम्राज्य में मौजूद विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों, भाषाई समूहों, जिनके बीच स्वाभाविक अंतर्विरोध अथवा तनाव हो सकते थे, के बीच पारस्परिक सम्मान, सहिष्णुता की स्थापना की। अशोक ने अपने धम्म के द्वारा न केवल उनको नैतिक आचरण का पाठ पढ़ाया, बल्कि एक ऐसा आदर्श स्थापित किया जिसके परिणाम स्वरूप राज्य की शक्ति का विस्तार प्रजा के हृदय तक प्रसारित हो गया। दूसरे शब्दों में, राज्य की शक्ति में वैचारिक शक्ति के सम्मिश्रण ने, वैचारिक शक्ति के मिलन ने अशोक के साम्राज्य को एक अभूतपूर्व विस्तार, मजबूती और सुदृढ़ता प्रदान कर दी। यह अशोक के अद्भुत सूझबूझ, दूरदर्शिता और विजनरी होने का प्रमाण है। इतना ही नहीं, बल्कि अशोक की धम्म नीति ने एक ऐसे चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किया जिसका प्रभाव न केवल उसके साम्राज्य बल्कि पड़ोसी देशों सहित सुदूर पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, वर्मा सहित अनेक देशों पर उसका प्रभाव अंकित हो गया, उसके प्रभाव को महसूस किया गया। अशोक अपने एक अभिलेख में कहते हैं कि लोग विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और मंगलाचरण करते हैं अपने पुत्र के जन्म पर, अपने पुत्र के विवाह पर, या उसके बीमार होने पर, या कहीं भी जाने पर वो विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, लेकिन इसका कोई फल नहीं मिलता। अशोक कहते हैं कि इसके स्थान पर अगर वो कुछ और गतिविधियां करें तो ये ज्यादा फलदायी होंगी। वो कहते हैं कैसी गतिविधियां? तो ये गतिविधियां हैं अपने नौकरों, यहां तक कि दासों के प्रति भी विनम्र बने, अपने से बड़े लोगों का आदर करें, सम्मान करें, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान दें, अपने धर्म की प्रशंसा करना
और किसी दूसरे के धर्म की बुराई करना गलत है। हमें दूसरे के धर्मों का आदर करना चाहिए। अशोक आगे लिखते हैं कि अपने धर्म की प्रशंसा करना और दूसरे के धर्म की बुराई करके वास्तव में व्यक्ति अपने धर्म की ही ज्यादा हानि करता है। इसलिए हमें सभी धर्मों के मूल आदर्शों को ग्रहण करना चाहिए। इसके लिए अशोक के अभिलेखों में सार वृद्धि का भी एक शब्द आता है। तो अशोक सार वृद्धि पर जोर देते हैं, सभी के धर्मों के मूल आदर्शों को ग्रहण करने की बात उठाते हैं। इससे स्पष्ट है कि अशोक अपनी प्रजा में नैतिक और सामाजिक आचरण का एक ऊंचा आदर्श, एक ऊंचा मानदंड स्थापित करते हैं और सामाजिक समरसता और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देते हैं। यह एक ऐसी बात है जो तत्समय में बेहद आवश्यक और मूल्यवान थी, लेकिन वो आज के समय में उस समय से कहीं ज्यादा मूल्यवान आदर्श है जिसका अनुसरण किया जाना चाहिए। अशोक से आज के राज्यों को बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। अपने समय में बेहद शक्तिशाली होकर और इतने विशाल साम्राज्य को स्थापित कर देने के बावजूद युद्ध का परित्याग करके धर्म के रूप में एक सामाजिक और नैतिक संहिता को रचकर जिस उत्साह से अशोक ने उसका प्रचार और प्रसार किया, वह आज भी विश्व के शासकों के लिए प्रेरणा की वस्तु है। जियो और जीने दो का आदर्श रखकर अशोक ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसके शिलालेखों पर अंकित शब्द केवल अक्षर मात्र नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी जगमगाती रोशनी की तरह हैं जो आज भी और आने वाली पीढ़ियों को भी हमेशा एक दिशा दिखाती रहेगी, उसका मार्गदर्शन करती रहेगी। अशोक के उत्साह को हम इस रूप में भी समझ सकते हैं जब वो कहते हैं कि देवताओं के प्रिय देवानाम पिय 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 दस्सी, ये अशोक ने उपाधि धारण की थी। तो जब अशोक अपने एक शिलालेख में कहते हैं कि देवानाम पिय पिय दस्सी ने जनता के कल्याण के लिए सड़कें बनवाई, वृक्ष लगवाए, चिकित्सालय स्थापित कराए, विश्राम गृह बनवाए, नहरें खुदवाई, लेकिन वो इन कार्यों से ही प्रसन्न नहीं है। वो तब प्रसन्न होंगे जब कि आम जनता उनके इन कार्यों का अनुसरण करेगी। स्पष्ट है कि अशोक अपने कार्य की केवल बड़ाई नहीं करना चाहते, वो उसे सार्वजनिक बना करके उसे सभी के द्वारा अनुकरण योग्य बनाने का लक्ष्य रखते हैं। वो चाहते हैं कि उनके द्वारा किए गए कार्यों का आम जनता भी अनुकरण करे। धम्म महामात्रों के रूप में एक नए अधिकारी वर्ग की नियुक्ति करके, जिसका कार्य धम्म का प्रचार करना, लोगों में धम्म के अनुसार जीवन यापन को बढ़ावा देना और धम्म लिपि को पढ़कर उन लोगों को सुनाना जो पढ़ नहीं सकते। इससे स्पष्ट है कि अशोक ने अंतिम व्यक्ति को भी अपने लक्ष्य के केंद्र में रखा। यह एक ऐसा आदर्श है जो आज भी विश्व के सभी शासकों को
अनुकरण करना चाहिए। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि अशोक इतिहास में एक शानदार स्थान के हकदार हैं। उनके ऊपर उनकी इन नीतियों के कारण शांतिवादी हो जाने और साम्राज्य को कमजोर करने के आरोप लगते रहे, लेकिन अनेक शोधों और अध्ययनों ने यह स्पष्ट कर दिया कि अशोक की नीति उच्च मानवीय मूल्यों पर आधारित थी, उच्च आदर्शों को लक्ष्य कर रही थी, लेकिन वो पर्याप्त रूप से व्यवहारिक भी थी और अपने युग की अनेक समस्याओं का समाधान भी थी। और उसने न केवल प्रजा का उत्थान और कल्याण किया, बल्कि साम्राज्य को एक नई ऊंचाई, विस्तार और सुदृढ़ता प्रदान किया। इतना ही नहीं, उसका प्रभाव क्षेत्र साम्राज्य के बाहर सुदूर क्षेत्रों तक महसूस किया गया। इसलिए हम अपने समूचे विवेचन के आधार पर यह कह सकते हैं कि राधा कुमुद मुखर्जी का यह कथन बिल्कुल सत्य है कि अशोक अपने पिता और पितामह की भांति रक्त और लौह की नीति का अगर अनुसरण करता तो कभी न कभी मौर्य साम्राज्य का पतन होता ही। लेकिन सभ्य संसार के एक बहुत बड़े क्षेत्र में भारतीय संस्कृति का जो नैतिक आधिपत्य स्थापित हुआ और जिसके लिए अशोक ही मुख्य कारण है, शताब्दियों तक उसकी कीर्ति का स्मारक बना रहा और आज 2000 वर्षों से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी वह पूर्णतया लुप्त नहीं हुआ है, बल्कि अंत में तो हम ये कह सकते हैं कि अशोक के विचार, उसके आदर्श आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक और जीवंत हो उठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।